ब्रिटिश शासन में भारत में शिक्षा का विकास, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन एवं बाद में सीधा ही जब ब्रिटिश रानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हुआ, उस काल में भारत में जो शिक्षा का क्रमिक विकास हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय उदार अंग्रेज़ों, ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया, क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पूर्व भारत में जो शिक्षा जो थी वो एक विशेष वर्ग तक ही सीमित थी। शिक्षा सबके पास में नहीं थी और उसमें भी महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रखा गया था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे शिक्षा जो है वो सभी वर्गों तक पहुंचनी प्रारंभ हुई। 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फ़ारसी और अरबी का अध्ययन होता था, क्योंकि कलकत्ता उस समय राजधानी थी, कैपिटल सिटी थी 1911 तक। उसके बाद में दिल्ली बनी। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। ये एक मील का पत्थर है भारत में शिक्षा के विकास के लिए। भारत के पुराने ग्रंथों का अनुवाद किया गया विभिन्न भाषाओं में, और उससे धीरे धीरे सभी लोगों को इन ग्रंथों में जो सामग्री की थी उनको पढ़ने का, समझने का अवसर मिला। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। मतलब पहला कलकत्ता मदरसा, दूसरा संस्कृत कॉलेज। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, क्योंकि पहले जो कलकत्ता जो है वो पहले फोर्ट विलियम ही नाम था उसका, और बाद में वो धीरे धीरे कलकत्ता शहर के रूप में डेवलप हुआ, तो इस कॉलेज का नाम भी फोर्ट विलियम कॉलेज रखा गया। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्रीरामपुर, जो कलकत्ता का एक भाग था, को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। डेविड हेयर नामक अंग्रेज़ ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराज तेज सेन, चंद्र राय बहादुर, जयनारायण घोषाल आदि भारतीय जो बुद्धिजीवी थे, उनके प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति प्रारंभ हुई। इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के आगमन से, क्योंकि इनका आगमन जो है वो इन्होंने अपना केंद्र बंगाल को बनाया, तो बंगाल से हमें शिक्षा के विकास की जानकारी मिलती है। प्रारंभ जो है वो बंगाल से माना जाता है। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और बहुत ही विख्यात हुआ। अभी भी ये प्रेसिडेंसी कॉलेज है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया, क्योंकि 1813 के जो चार्टर एक्ट जो था, जो चार्टर अधिनियम था, उसमें गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करें। ये पहली बार जो है ये अधिकार दिया गया। अब बात आई कि भाई शिक्षा का माध्यम क्या हो, कि अंग्रेजी माध्यम हो या देशी भाषाएं हों।
लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक था। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता H.T. प्रिंसेस तथा H.H. विल्सन थे। प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। एक और गुट जो बम्बई में सक्रिय था के नेता मुनरो और एल्फिंस्टन, जिनके नाम से एल्फिंस्टन कॉलेज है बम्बई में, ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देशी भाषा में देने की वकालत की, मतलब वर्नेकुलर देसी जो था उसको उनको माध्यम बनाया जाए। दूसरी ओर आंग्लवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के मध्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल की विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। 2 फरवरी 1835 को मेकाले ने अपना मेकाले मिनट मेकाले का स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया और लॉर्ड मेकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। मेकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये मेकाले के शब्द थे। लॉर्ड मेकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, उसके विचार, उसके नैतिक मापदंड और उसकी प्रज्ञा अंग्रेजों जैसी हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग विकसित करना चाहता था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने मेकाले मिनट को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाए। अब आया कि शिक्षा का जो विकास है वो कैसे हो या कौन सी भाषा में जब शिक्षा दी जाए, तो यहाँ मेकाले ने कह दिया कि हमें अंग्रेजी भाषा को फैलाया जाए। तब इसका स्तर कैसे हो, ऊपर से नीचे हो या निचले लेवल से ऊपरी स्तर पे हो, तो इसे नाम दिया गया शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसमें सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने भी इस सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई। ऑकलैंड जो है उस समय गवर्नर जनरल था 1836 से लेकर 1842 के मध्य, विलियम बेंटिंग के बाद में। अब हमें शिक्षा के क्षेत्र में कई जो है वो योजनाएं बनी, कई सिफारिशें बनी, कई आयोग बने। उसमें सबसे पहला जो है वो है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ और 1853 के चार्टर एक्ट में एक समिति बनाई गई जिसका अध्यक्षता चार्ल्स वुड ने की थी
और उनके नाम पर ही इसे चार्ल्स वुड डिस्पैच दिया गया। 1854 में भारत में शिक्षा के लिए वह वृहत योजना तैयार की जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है और इसकी सिफारिशों में सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित महाविद्यालय खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना भी प्रारंभ की गई और उस समय जो कंपनी के 5 जो प्रांत थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना लोक शिक्षा निदेशक के अधीन लाने का कार्य किया गया। इसी तर्ज पर लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भी चार्ल्स वुड की समिति ने पारित की और इसका मुख्य कार्य परीक्षा संचालित करना होगा। वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निश्चय सिद्धांत अपने आप ही समाप्त हो गया। इसके बाद हंटर आयोग आया जो 1882 से 83 में हुआ और इस समय लॉर्ड रिपन जो सबसे उदार वायसराय माने जाते हैं, उन्होंने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और जिसका उद्देश्य था कि 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो पारित हुआ था उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाए और कहा कि प्राथमिक शिक्षा का जो नियंत्रण है वो जिला और नगर निगमों के बोर्डों को सौंपा था। ये इस हंटर आयोग की महत्वपूर्ण जो है वो नीति निर्माण था तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए और इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर इसे बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया। हंटर की संस्तुतियों पर सामान्यतया प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। इसके बाद में रैली कमीशन आया और रैली कमीशन के द्वारा ही जो है वो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। रैली जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय में थॉमस रैली की अध्यक्षता में इस कमीशन की स्थापना की गई और विश्वविद्यालय आयोग बना और शिक्षा भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति की गई और कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार भी दिया गया। मतलब अब जो है वो नियंत्रण जो सरकार का वो बढ़ गया था। उसके बाद में 1913 का सरकारी प्रस्ताव आया और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर माइकल सैडलर ने की थी और इसको नाम दिया गया सैडलर आयोग। और इसमें जो है वो कहा गया कि जो 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था वो कई कमियों वाला है और इस आयोग ने सिफारिशें दी कि इंटरमीडिएट कक्षाएं
विश्वविद्यालय से पृथक हों। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए। साथ ही अंतर विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाए। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। एवं इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। सैडलर कमीशन की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया और विश्वविद्यालयों के संचालन का जिम्मा अब प्रांतों का हो गया। इसके बाद में हार्टो कमीशन बना 1929 में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी। इसके बाद औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और इसी की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद में 1937 में वर्धा आयोग बना और उसके बाद में 1944 में सार्वजनिक योजना बनी। इस तरह भारत में स्वतंत्रता से पूर्व क्रमोत्तर शिक्षा का विकास हुआ।